हमें अगर इस तरह आप स्पेस नहीं दे रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचेगी क्या फिर इस सिस्टम का हिस्सा मजीद रहे। पंजाब के हुकूक पे जो सौदा करने के लिए तैयार बैठे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान को बेच देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदीद। गिलगित बल्तिस्तान में एक इलेक्शन कैंपेन चल रही है, वहाँ पे जलसे हो रहे हैं, तकरीरें हो रही हैं, और ये जो गिलगित बल्तिस्तान की जो इलेक्शन कैंपेन है, इसके पाकिस्तान की सियासत पर भी बड़े असरात मुरतब हो रहे हैं। यहाँ पर भी बड़ी गुफ्तगू हो रही है, बड़ी बहस हो रही है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके वोटों से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म हैं, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये फेडरल गवर्नमेंट पे और मुस्लिम लीग नून पे इतनी तनकीद क्यों कर रही है। और सिर्फ मरकज़ में इत्तेहादी नहीं है, आज़ाद कश्मीर में भी इत्तेहादी हैं और बलूचिस्तान में भी इत्तेहादी हैं। दोनों पार्टियाँ मखलूत हुकूमत में शामिल हैं। तो बिलावल साहब जो हैं वो हर गुज़रते दिन के साथ उनका लहजा सख्त होता जा रहा है। अब एक हालिया तकरीर में उन्होंने क्या फरमाया, ज़रा सुनिए। कहते हैं कि वसाइल नहीं है, वफाक कंगाल हो चुका है, कंगाल हो चुका है। यार अगर वफाक कंगाल है तो सबसे पहले वो आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का जो वजारत है ना वो बंद करे। जितने भी सियासी जमातें हैं वो हर चीज को इस्लामाबाद से चलाना चाहते हैं। तमाम सियासी जमातें उनके नजरें इस बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे है। इनका जो ये तजवीज़ है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को आप सूबे के हवाले करें, इसका मतलब ये है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद करना है। तो अब आप अगर गौर करें इस तकरीर में तो सिर्फ वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है उसको बंद करने की एक मुबैना साजिश की तरफ इशारा नहीं कर रहे, बल्कि उसके पीछे एक और भी उनकी एक जो ख्वाहिश नज़र आ रही है वो ये है कि अगर कोई 28वीं तरमीम आ रही है तो वो भी ना आए और वो मरकज़ और सूबे के जो ताल्लुकात हैं उस पर भी बात करें। ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान हमें एक सियासी कशीदगी नज़र आ रही है, तो इसमें तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है? क्या वो कोई इससे फ़ायदा उठा सकती है, कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी, या उनका बुनियादी मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाए? अब बजट इजलास आने वाला है, 10 जून को बजट पेश होगा, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है ये बजट मंजूर करवा सकेगी? क्या पीपल्स पार्टी बजट को वोट देगी? इस पर गुफ्तगू के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब राना सनाउल्लाह साहब, वज़ीर आज़म के मशीर बराए सियासी अमूर और सेनेट के रुकन हैं, और जनाब मलिक आमिर डोगर साहब जो कौमी असम्बली में चीफ विप हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो राना सनाउल्लाह साहब, ज़रा सबसे पहले ये बताइए कि बिलावल साहब जो हैं वो रोज़ाना तकरीर कर रहे हैं और रोज़ाना उनकी तोपों का रुख जो है वो मुस्लिम लीग नून की तरफ है। तो अब ज़ाहिरी बात है, हम तो यही समझ रहे हैं कि ये गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन होने वाला है, तो ये जो इलेक्शन होने वाला है तो क्या इसमें कोई मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप कर रही है जिसकी वजह से बिलावल साहब का लहजा बड़ा सख्त है? नहीं, ये इलेक्शन जो है वो 5 जून तक इलेक्शन, 7 जून को इलेक्शन है, लेकिन 5 जून तक इलेक्शन कैंपेन है। हाँ, तो इंतखाबी जलसों में तो ऐसी तकारीरी हुआ करती हैं, और अपने वर्कर्स का जोश और जज्बा बढ़ाने के लिए अगर ऐसी बात ना की जाए तो फिर अब कौन सी बात की जाए। और मेरा ख़्याल है कि 5 के बाद ये सिलसिला जो है ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद फिर जो भी मामलात हैं उनके ऊपर ये कोई कशीदगी नहीं, इख्तलाफ राय ज़रूर है। मिसाल के तौर पे अगर 18वीं तरमीम जो है उसे बरकरार रखना है और सूबों को पूरी तरह से एम्पावर रखना है, तो फिर सूबों को ज़िम्मेदारियाँ भी तो उठानी होंगी ना। ये जो सोशल सर्विसेज हैं, जैसा कि बेनज़ीर इनकम स्कीम है, इस तरह की और दूसरी जो है वो प्रोग्राम्स हैं, तो जब सूबों ने 58% वसाइल से हिस्सा लेना है तो फिर ये ज़िम्मेदारियाँ भी सूबों ने जो है वो पूरी करनी है। और बेनज़ीर इनकम स्कीम जो है वो पंजाब की हद तक मैं बड़े वसूख से कह सकता हूँ कि उसका डेटा दुरुस्त नहीं है, उसमें बहुत ज़्यादा करप्शन है, और ये लोगों को मासवाए इसके कि उनको बेकारी बनाया जाए, इसके अलावा इसका कोई जो है वो फ़ायदा नहीं हुआ। जो पावर्टी एलिविएशन की बात थी तो कहाँ इससे गुर्बत जो है वो ख़त्म हुई है। एक अगर फैमिली को
दो माह बाद या 3 माह बाद 13,000 या 17,000 मिल जाए तो उसे क्या बनता है उसका। तो अगर किसी सूबे ने इसको जारी रखना है तो 100 बिस्मिल्लाह रखे, लेकिन पंजाब की हद तक तो हमें इसमें कोई जो है वो इस्तिफ़ादा नज़र नहीं आ रहा कि इस स्कीम से कोई वहाँ पे जो है वो बेहतरी हो रही हो। तो इसका मतलब ये है कि फिर बिलावल साहब जो है वो फेडरल बजट में अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मरकज़ से सूबे की तरफ मुंतकिल करने की कोशिश हुई तो वो बजट को वोट नहीं देंगे। देखें, उनकी एक अपनी राय है, उनकी तजवीज़ है, उनकी राय का हमें एहतराम है, हमारे वो कोलिशन लीडर हैं, लेकिन होगी तो तभी जब इसके ऊपर कंसेंसस होगा। लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि हम अपनी राय या अपना इख्तलाफी राय जो है उसको रजिस्टर्ड करवाना छोड़ दें। हम ये बात करेंगे और इसके ऊपर आर्गूमेंट्स होंगे, उसके बाद अगर कंसेंसस हो गया तो यकीनन जो है ये सूबों की तरफ जो है वो चली जाएगी। इसी तरह से जो गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर की बात है कि वफाक अगर कंगाल हो गया है तो मिनिस्ट्री जो है वो ख़त्म कर दे, वो भाई मिनिस्ट्री ख़त्म करने से क्या फ़र्क पड़ेगा। आज़ाद कश्मीर को तकरीबन 350 अरब रुपया वफाक दे रहा है हर साल, और तकरीबन कोई 150 के करीब जो है बिलियन जो है वो दे रहा है जीबी को। तो वो तो आखिर वसाइल होंगे तो देगा ना। ये सिर्फ वजारत ख़त्म करने से तो ये मामला नहीं हल हो जाएगा। वजारत का अपने तौर पे एक मिनिस्टर का या उसका मुख्तसर सा जो स्टाफ है उसका क्या ख़र्चा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं, इनके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, इनके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए। उसके बाद जहाँ जहाँ कंसेंसस हो जाए उसके ऊपर आगे जो है वो बढ़ना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात की है कि वहाँ पे क्लीन स्वीप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे 24 सीटें हैं, 24 में से 2 हलकों में हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं, 22 हलकों में हमने कैंडिडेट जो है वो फील्ड किए हैं, 15 में हमारी पोजीशन ऐसी है कि हम वहाँ पे नंबर 1 होंगे या नंबर 2 होंगे, और ये इलेक्शन का दिन जो है वो डिसाइड करेगा। और हमारी कोशिश तो ये है कि हम 15 में ही नंबर 1 हों। तो इसके यानी जो है वो माइनस प्लस यही वहाँ पे रिज़ल्ट होगा। क्लीन स्वीप वहाँ पे कोई भी जमात जो है वो नहीं कर रही। ये मैं समझता हूँ कि 3 जमातें वहाँ पे मुकाबले में हैं, कंपटीशन में हैं। आईपीपी, उनके पास 3-4 आईपीपी इस्तेहकाम पाकिस्तान जी, उनके पास 2-3 लोग ऐसे हैं जो कि विनिंग पोजीशन में हो सकते हैं। और उसके अलावा पीपल्स पार्टी है, पीएमएलएन है, और हमारी जो पीटीआई के भाई ऐसे खामखा परेशान हुए हुए हैं। ये वहाँ पे किसी हलके में भी इन कंपटीशन ही नहीं है। इन कंपटीशन ही नहीं ना, बिल्कुल। ये सिर्फ खबर बनाने के लिए वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये तो किसी हलके में भी कंपटीशन में नहीं। जी आमिर डोगर साहब, आप तो गिलगित बल्तिस्तान में बकौल राना सनाउल्लाह साहब के आप तो कंपटीशन में ही नहीं है। जो रिजल्ट आएगा, जो रिजल्ट इन्होंने बनाना है, जो 8 फरवरी को रिजल्ट बनाया था, उसके मुताबिक तो राना साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर अवाम की आप बात की जाए तो अवाम में 90% सिर्फ पीटीआई है, ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में। आप जानते हैं, सब जानते हैं कि मुक़्तदर हलकों ने ये फैसला कर लिया है कि ना गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ को हुकूमत दी जाएगी, ना कश्मीर में। और पाकिस्तान में जो हालात हैं तहरीक इंसाफ के साथ, वो सब आपके सामने है। ये इलेक्शन तो एक दिखावा है, एक मजाक है, यानी कि अवाम के वोटों के साथ इससे बड़ा डाका क्या हो सकता है कि 1 करोड़ों रुपया, अरबों रुपया खर्च किया जा रहा है। सब जानते हैं कि रात को जब अंधेरा होगा तो रिज़ल्ट क्या आएगा और कैसे आएगा। कि पीटीआई की लीडरशिप जाए कैंपेन करने तो उनको रोक दिया जाता है, सुबह बदर कर दिया जाता है, उनके ऊपर हराम है इलेक्शन कैंपेन। पीएमएलएन की लीडरशिप जाए तो उनको रेड कारपेट लगाकर प्रोटोकॉल दिया जाता है। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जाए तो उनको रेड कारपेट लगाकर प्रोटोकॉल दिया जाता है। पूरी जो निगरान हुकूमत है उनके आगे पीछे है। और जो मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, ना उनको वहाँ उनका निशान दिया जाता, ना वहाँ पार्टी का झंडा लगाने दिया जाता, बल्कि आज तक तकरीबन सैकड़ों मुकदमात हैं जो 3 MPO के तहत वहाँ दर्ज किए गए हैं, जो इलेक्टेबल थे, जो
हमारे पोटेंशियल कैंडिडेट्स थे, उनको आप जानते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवाई गई, उन किसी कागज़ लिए गए, उनको घरों में बिठाया गया, उन पर मुकदमा दर्ज किए गए, उनसे पार्टी छुड़वाई गई। इस तरह का माहौल तो पाकिस्तान ने कभी भी नहीं देखा था। गिलगित बल्तिस्तान की एक बड़ी ख़ास इंटरनेशनली वैल्यू है, बड़ी हसासियत है। कल को जब अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक इंशाल्लाह जब भी फैसला होना है, रेफरेंडम होना है, तो GB का बड़ा अहम रोल है। और साथ अब आगे कश्मीर है। इंटरनेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल दुनिया में हम अपना मुकदमा ख़राब कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान में इस तरह का भोंडा सा इलेक्शन करवा के, और उस इलेक्शन में अच्छा डोगर साहब, अवाम का इत्मीनान को मजरूह कर रहे हैं, डोगर साहब जो जमहूरियत के साथ मजाक कर रहे हैं। और सवाल ये है कि यहाँ पे मैं एक बात डोगर साहब की, डोगर साहब ठीक है जो अपना मौक़िफ़ वो पेश कर रहे हैं, GB में इलेक्शन फ्री, फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन होंगे। अच्छा, ये बिल्कुल वहाँ पे मीडिया भी मौजूद है, लेकिन उन्हीं जमातों के माबैन होंगे जो इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। तहरीक इंसाफ हिस्सा नहीं ले PTI तो रही, वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, या उसको PTI जो है ये आउट ऑफ सिस्टम है। नहीं, इलेक्शन कमीशन ने आउट ऑफ सिस्टम किया ना। नहीं बहरहाल, यानी PTI वहाँ इलेक्शन में मौजूद नहीं है। अच्छा डोगर साहब, ये ज़रा बताएं ना कि PTI जो है वो गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन में क्यों नहीं, कैंपेन तो चल रही है, वहाँ पे बैरिस्टर गौर साहब भी हैं, शायद खटक साहब को भी मैंने देखा, और भी आपके बहुत से रहनुमा है, तो वो किसकी कैंपेन चला रहे हैं? अगर सर फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो ऐसा ही है जैसे राना साहब अभी बिलावल भुट्टो की तकरीरों का हवाला दे रहे थे कि 7 जून से पहले वही तकरीरें करेंगे, वो तो वैसे ही फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। जाहिर है आपके प्रोग्राम में बैठे उन्होंने यही बात करनी है। जहाँ ग्राउंड रियलिटी है, आप खुद जानते हैं, आपने सारी ज़िंदगी ग्राउंड पे जाके चीज़ों को कवर किया, वो इसके बरक्स है। बैरिस्टर गौर साहब को भी बड़े मखसूस एरियाज़ में, चंद एक रैलियों में, चंद एक कॉर्नर मीटिंग में इजाज़त दी गई है, उसके अलावा कोई इजाज़त नहीं है। हाँ, ये बात राना साहब की बिल्कुल ठीक है कि PTI सिस्टम में नहीं है। जिस दिन PTI सिस्टम में होगी फिर सब कुछ बल्ले बल्ले होगा, सब हरा हो रहा, सब ग्रीन होगा। इस वक्त तो PTI के लिए सिस्टम ने रेड लाइन लगाई हुई है, लेकिन अवाम में रेड लाइन कभी भी नहीं हो सकती। अवाम में आज भी PTI है और इमरान खान है, सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। अच्छा राना सनाउल्लाह साहब, अगर PTI सिस्टम में नहीं है और इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, तो फिर इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी तो मशकूक हो जाएगी। नहीं, मामला ये है कि जब PTI जो है वो सिस्टम से बाहर है और वो सिस्टम में वापस नहीं आ रही या नहीं आना चाहती, तो फिर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन तो उन्हीं जमातों के दरमियान होना है जो जमातें जो है वो मैदान में हैं। अच्छा, अब इसमें एक बैरिस्टर गौर खान साहब जो बड़े उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े वो महज़ब आदमी हैं और बड़े मॉडरेट आदमी हैं, उन्होंने एक तकरीर में कुछ बातें की हैं, ज़रा सुनाएंगे जी बैरिस्टर गौर साहब ने क्या कहा? लोगों को तंग ना करो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इस सिस्टम से ना निकालो, इतना स्पेस तंग ना करो कि हम कोई और सोच पे मजबूर हो जाए कि इस सिस्टम का हिस्सा रहने का क्या फायदा है। फिर असम्बली से भी बाहर आए, सेनेट से भी बाहर आए, लोकल गवर्नमेंट से भी बाहर आ जाए, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से भी बाहर आ जाए। क्या लोग ऐसे चाहते हैं? जी राना साहब, अगर तहरीक इंसाफ सेनेट और कौमी असम्बली से निकल जाती है तो ठीक है, हुकूमत आप ही की रहेगी, लेकिन क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। नहीं तो क्रेडिबिलिटी क्या, फिर 9 मई के बाद जो है वो फिर क्रेडिबिलिटी इसी बात की है कि जो जमात 9 मई जो है वो बपा करे, जो जमात जो है वो कैपिटल के ऊपर जो है वो मसल्ला हो के जो है वो हमले करे, तो उसको फिर जो है वो सिस्टम का हिस्सा, बल्कि उस सिस्टम को जो है वो उसको कैप्चर कर लेने देना चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता। PTI जो है वो सिस्टम से खुद टकराई है और उसकी पादाश में जो है वो सिस्टम से बाहर है। अब उनके लिए 2 ही रास्ते हैं, या तो फिर जो गौहर खान साहब कह रहे हैं तो ठीक है उस तरफ चले जाएं, या फिर जो है वो सिस्टम के अंदर आएँ, सिस्टम को एक्सेप्ट करें। लेकिन दोनों के रास्ते भी और तरीक़ाकार भी मुख्तलिफ हैं। अब ये दरमियान में हैं, 2 कदम इधर को चल लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते हैं, फिर 4 कदम इधर को चलते हैं, फिर उधर से वापस आ जाते हैं। इनको जो है ये फ़ैसला करना चाहिए,
एक सियासी जमात के तौर पे, या तो फिर अगर इन्होंने सिस्टम में नहीं रहना तो फिर सिस्टम से बाहर चले जाएं, और अगर इन्होंने सिस्टम में रहना है तो फिर इनको सिस्टम में फिर इनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठना चाहिए, सिस्टम के साथ हर लेवल के ऊपर जो है अब वो हिस्सा लेना चाहिए। अब आपके इल्म में ही है ना कि कौमी असम्बली में या सैनेट में अगर ये हैं तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, मासवा इसके कि जी मुलाकात करवा दी जाए और जो है वो इलाज करवा दिया जाए, इसके अलावा और ये सिस्टम में क्या कंट्रीब्यूट करते हैं? ना ये किसी जो है वो क्वेश्चन आवर में होते हैं, ना ये किसी स्टैंडिंग कमेटी में होते हैं, तो सिस्टम से तो ये खुद जो है वो बाहर बैठे हैं। अच्छा आमिर डोगर साहब, आप पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, तो ये आप क्या कहेंगे? राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं आप खुद सिस्टम से बाहर हैं, आपका असल मसला सिर्फ ये है इमरान खान से मुलाकात करवा दो, उनका इलाज करवा दो, बाकी तो आप जो प्रैक्टिस हैं उनमें तो आप हिस्सा ही नहीं लेते। मीर साहब देखें, राना साहब से बड़ा एहतराम का रिश्ता है, मेरे कुलीग रहे हैं, कुलीग हैं, मेरे वालिद साहब के साथ कुलीग रहे हैं, पॉलिटिकल लोग आदमी हैं और हमेशा ट्रू सियासत की हमेशा इन्होंने बात की है, मामला फहमी की बात की है। लेकिन इनके मुंह से ये बात बार बार 9 मई की इसलिए अच्छी नहीं लगती कि अब चौथा साल हो गया, 9 मई में जो कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं, अच्छा हुआ बुरा हुआ हम इस बहस में नहीं पड़ते। 9 मई में आप लोगों ने ट्रायल किया, हज़ारों लोगों को आज भी बेगुनाह आपने कैद-ओ-बंद की सोबतों में बर्दाश्त कर रहे हैं और वो जेल में है, और हमारी लीडरशिप है, हमारे सैकड़ों कारकुन हैं, मिलिट्री ट्रायल 3-3 साल की सजाएं भी लोग भुगत के अब रिहा होकर आ रहे हैं, वो सब आप जानते हैं वो क्या हुआ और उसके पीछे क्या था, सब अवामिल का आपको पता है। अब बात आगे की तरफ चलते हैं। ये ज़रूर बात इनकी ठीक है, मैं खुद एक पॉलिटिकल आदमी हूँ, पॉलिटिकल सोच रखता हूँ और हमेशा मैंने डायलॉग पर और मुज़ाकरात के ऊपर ही अपनी पार्टी में जिस तरह का भी माहौल हुआ है मैंने बात किया, पॉलिटिकल बात की है। और पॉलिटिकल बात करने वाले बहुत कम हैं, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हम इस सिस्टम को पलट दें, इस सिस्टम के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं। वो हमें एक मौका मिला था 26 नवंबर को, अवाम निकली थी हज़ारों की तादाद में, लेकिन वो आगे रियासत ने जो हमारे साथ किया वो भी सब आपके सामने है। वो एक बड़ा अच्छा मौका था कि हम कम से कम सिस्टम को हमने चैलेंज किया था और उसके नतीजे में हम अपने रिजल्ट्स जो हैं वो हासिल कर सकते थे, खान साहब को रिहा करवा सकते थे और एक अच्छे डायलॉग के ज़रिए मामला आगे बढ़ सकता था। राना साहब आज भी इस तरह से कोशा हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर हमारी जो डिमांड है, आप जो कहते हैं वो डिमांड हमारी और क्यों ना हो कि हमारा जो कायद है जिसके नाम पर हम वोट लेकर आए हैं, हमारी ज़ाती कोई हैसियत नहीं, उसकी 85% आँख आप समझते हैं, आपको पता ज़ाया हो गई है। आज दिन तक ना उसकी फैमिली उससे मिली है, ना डॉक्टर्स मिले हैं, ना हम लोग मिले हैं, ना वुकला मिले हैं। क्या वो पाकिस्तान का शहरी नहीं है? वो एक मुल्क का वज़ीर आज़म है। लेकिन बुशरा बीबी से आमिर डोगर साहब, बुशरा बीबी से तो उनकी रेगुलरली मीटिंग्स हो रही हैं, तकरीबन हर हफ्ते हो रही है। सर बुशरा बीबी से मियाँ बीबी की मीटिंग हो रही है ना, बाहर के का हालात वाक़यात का तो उनको नहीं पता ना। क्या उनकी बहनों का मिलना उनका हक नहीं है? क्या मियाँ नवाज शरीफ और इनकी पूरी लीडरशिप या पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जब जेलों में थी, क्या उनकी मुलाकातें उनके लवाहिकीन से, उनके वकला से या उनके डॉक्टर से नहीं होती थी? या तो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर मियाँ नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क के सिस्टम ने, अदालतों ने मुल्क से बाहर भेज दिया था 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। वो देखें वो स्टाम्प आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उस वक्त की जो कैबिनेट थी जिसका वो हेड कर रहे थे इमरान खान साहब, उस कैबिनेट ने भी अप्रूव किया था कि इनको बाहर भेजें। जी मैं उसका हिस्सा था और उसमें हमने स्पेशल यास्मीन राशिद साहबा को बुलाया गया। वो खातून जो 74 साल की खातून गर्मियों की सख्त जेल, कैंसर सर्वाइवल काट रही है, उनको बतौर वजीर सेहत बुलाया गया और उन्होंने मुकदमा लड़ा, नवाज शरीफ के केस की उन्होंने वकालत की और पूरी कैबिनेट ने ये कहा कि बिल्कुल डॉक्टर साहबा ठीक कह रही हैं, खुद भी डॉक्टर हैं, उनको इलाज के लिए बाहर जाना चाहिए। और आज हम सड़कों पर हैं, उनकी फैमिली सड़कों पर, हम चाहते हैं कि उनको आप एक हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दें या कम से कम उनके डॉक्टर्स की उनकी एक्सेस दे दें, जेल में पता लग जाए उनके हालात क्या हैं। जहाँ तक मुलाकात हम मांग रहे हैं असम्बली के फोरम पर भी हर जगह, वो मुलाकात इसीलिए मांग रहे हैं जिसकी तरफ राना साहब इशारा कर रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल बंदा चला जाए, उसकी मुलाकात हो जाए, तो हालात तो वाक़यात से ग्राउंड रियलिटी से खान साहब को आगाह करें और फिर उनसे डायरेक्शन लेके हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। लेकिन जाहिर है
जो लोग ताकतवर हैं वो नहीं चाहते। अच्छा, नहीं, राणा साहब से जरा बात कर लें। इसी में है कि ये डेड लॉक यूं ही रहे और हमारा वक्त गुजरता जाए, और वो गुजार रहे हैं वक्त। आज कौम को 5वां ये बजट दे रहे हैं, जो महंगाई, बेरोजगारी और जो हालात है इस कौम के, 5वां बजट। अच्छा, आप मुलाकात के इशू पे जरा बात कर लें राणा साहब। एक मुलाकात करवाने में क्या हर्ज है, करवा दें। देखें, बात ये है कि आमर डोगर साहब, मैं ज़ाती तौर पे भी समझता हूँ कि शायद ये इस बात पे मुझे नहीं मालूम कि किस हद तक इस पे यकीन रखते हैं या नहीं रखते, और मैं अपनी तरफ से कोई बात करनी भी नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि इनकी पोजीशन जो है अब अपनी जमात में ख़राब हो। मामला ये कि जो डेडलॉक है, वो भाई डेडलॉक जो है वो उसको आप ख़त्म करेंगे तो वो ख़त्म होगा ना। आपने मौजूदा सिस्टम के ऊपर, रियासत के ऊपर आपने बार बार चढ़ाई की है, बार बार आप टकराए। आप मौजूदा सिस्टम के साथ चलने को तैयार ही नहीं हैं, और आप किसी भी कानून को, किसी भी रूल को जो है वो मानने को तैयार नहीं है। अब सिर्फ मुलाकात के ऊपर आ जाए। दूसरी बात भी जो है वो भी बड़े मुदल्लल और एविडेंस के साथ हो सकती है कि ये सिस्टम को चैलेंज करते हैं, ये सिस्टम को बलडोज़ करना चाहते हैं, और ये इस सिस्टम में रह के जो है वो ना सियासत करना चाहते हैं, ना जो है वो इस सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं। अगर ये टकरा के बलडोज़ करके आना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर अडयाला जेल के बाहर 10,000 नहीं, फिर 1 लाख बंदा जो है वो इकट्ठा कर लें। लेकिन अगर फिर आवाम इनके साथ नहीं है तो फिर ये इस बात को छोड़ें कि जी हम बहुत पॉपुलर हैं और हमारे साथ जो है वो आवाम जो है वो हमारे जो है वो साथ ही सांस लेते हैं और जीते हैं। अब मुलाकात की बात ले लें। मुलाकात जो है, जो रूल्स, जो कानून इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन पिटीशंस के नतीजे में जो तय हुआ मामला, उसके मुताबिक ये चले। ये क्यों नहीं चलते? ये क्यों वो सारे एक्ट करते हैं जो एक्ट इन वायलेशन है उस समझौते के, उस एग्रीमेंट के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुलाकात से मुतल्लिक जो है वो तय हुआ? तो जब ये नहीं चलते तो उसके बाद जो है वो फिर जब कानून के ऊपर या रूल्स के ऊपर अमल होता है तो फिर इनको परेशानी होती है। ये बैठे हैं मोहसिन नकवी साहब के साथ, इनके राब्ते नहीं है मोहसिन नकवी के साहब के साथ, उनके साथ जाके सारी बातें करते हैं। वो तो अलीमा खान इसके ऊपर भी बैठ के तय करें। अलीमा खान साहबा जो हैं वो बयान देती हैं कि फ़लाँ जो है वो मोहसिन नकवी को मिला और फ़लाँ नहीं मिला। तो लेकिन आमिर डोगर साहब, एक सवाल बड़ा अहम है कि इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर साहब, उनको मुलाकात की इजाज़त मिल जाती है, आपको नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा एक वक्फे के बाद। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद जी। आमिर डोगर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, कौमी असम्बली में अपनी पार्टी के चीफ विप हैं। आमिर डोगर साहब, वक्फे से पहले राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कह रहे थे कि जो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए एक तय हुआ फार्मूला कि इस तरीके से इमरान खान के साथ मुलाकात होगी, आप उसको फॉलो नहीं करते, इसलिए आपकी मुलाकात नहीं होती। तो इसका क्या जवाब देंगे आप? मीर साहब, जो एग्रीमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तय हुआ था उसके मुताबिक ही 2 साल तो इमरान खान की मुलाकातें हुई हमारी सबकी। मैं 4 मरतबा खान साहब को मिला हूँ, उनकी फैमिली भी मंगल को रेगुलर मिलती रही, सोमवार को वकला भी मिलते रहे, और जुमेरात को पॉलिटिकल जो स्लॉट है वो भी मिलता रहा। तीसरे साल क्या हो गया? हम तो उसी एग्रीमेंट पे आज भी खड़े हैं कि हफ्ते में जो 3 दिन मुलाकातों के तय किए थे अदालत ने, और स्लॉट बनाए थे, नंबर्स बनाए थे, उसकी कोऑर्डिनेशन बनाई थी, फोकल पर्सन बनाया था, हम तो उसी के ऊपर खड़े हैं। और उन फैसलों को जब नहीं मानना जाता सुप्रीडेंट जेल की जानिब से, हम फिर कंटेम्प्ट में गए। उसके भी फैसले हैं, उनके ऊपर कई दफ़ा कंटेम्प्ट लगी है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता, कोई अदालतों के फैसलों पे कोई अमल दरामद नहीं होता। वो हम बाहर खड़े रहते हैं सारा दिन, रात को कभी हम पे वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, कभी लाठी चार्ज होता है। अब तक को बीसीओ मुकदमे वहाँ उन 2-3 थानों लेकिन एक आप देखें, आप एक अब वो फैसले की तो वायलेशन वो खुद कर रहे हैं। आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, आप एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, राना सनाउल्लाह साहब एक पुराने पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो उन्होंने एक बड़ी पॉलिटिकल बात की है
वो कह रहे हैं कि फिर आप डयाला जेल के बाहर 1 लाख बंदा इकट्ठा कर लें और कर लें मुलाकात इमरान खान से। आपसे बंदे भी इकट्ठे नहीं होते, बंदे क्यों नहीं इकट्ठे होते आपसे? अर्जी है, हजारों की तादाद में तो बंदे वहाँ इकट्ठे हुए हैं, लेकिन मैं जाती तौर पर ये नहीं समझता कि हम 1 लाख बंदा वहाँ इकट्ठा करके हम क्या जेल की दीवार तोड़ दें या जेल का ताला तोड़ दें। हम ये नहीं चाहते, ना मैं कब कतन ये चाहूंगा। बहुत अच्छी बात है, ये आपने बहुत अच्छी बात की, चाहूंगा, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात की। एक जद्दोजहद है, स्ट्रीट मूवमेंट है, वो हमारा हक है। हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तक पहुंचाना है, इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंचाना है, अदालतों को बताना है, उनको बार बार खटकाना है। अदालतों के बाहर हम बैठते हैं इसलिए बैठते हैं कि कभी तो उनके कान पे कोई जू रेंगेगी कि एक शख्स के साथ मुसलसल नाइंसाफ़ी हो रही है। हम तो इंसाफ के लिए और अपने मुकदमात पे मेरिट के लिए डिस्कशन जो है, रिलीफ के लिए और अपने स्ट्रगल के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे पास क्या है? हमारे पास है वोट की पर्ची। हाँ। वोट की पर्ची आपने देखा कि 8 फरवरी को अवाम ने दे दी है। ना हम कोई जंगजू हैं, ना हमने कोई खुद कुछ जैकेटें बांधी हुई हैं कि हम जाकर कोई टकराव करेंगे या इस्लामाबाद को हम फतह कर लेंगे। मैं इस कतनी सोच का कायल नहीं हूँ। मैं इसी सोच का कायल हूँ कि जमहूरियत के अंदर जमहूर की आवाज़ को इज्जत दी जाती है। वो आप गिलगित बल्तिस्तान में भी अभी देख लेंगे 7 जून को क्या हुआ, आप कश्मीर में भी देख लेंगे, और पाकिस्तान की अवाम ने भी 8 फरवरी को जो फैसला दिया आपके सामने है। फॉर्म 47 का फार्मूला मौजूद है, बाकी सब ये दिखावा है, मजाक है, हंसी है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई, जदीद से जदीद सिस्टम अपना रही है, बायोमेट्रिक तक चले गए हैं, शफाफियत तक चले गए हैं, इलेक्शन कमीशन को आज़ाद खुद मुख्तियार बना दिया। हमने उसको अपने घर। अच्छा, अब 1 मिनट ज़रा, मैं राना साहब से, लाठी है उसकी भैंस है, ये लाठी वाली बात ही मैं राना साहब से पूछने लगा। राना साहब, एक MNA हैं शाहिद खटक साहब, जो कि पार्लिमानी लीडर भी हैं अपनी पार्टी के, वो गिलगित बल्तिस्तान में उनको रोका गया तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनाएं जी। ये मुझे सुबह बदर कर रहे हैं और जितने भी हमारे वर्कर्स हैं कल रात से चापे मुख्तलिफ़ किस्म के उनको तंग कर रहे हैं। और मैं कौमी असम्बली का पार्लिमानी लीडर हूँ, तहरीक इंसाफ का, जो सबसे बड़ी पाकिस्तान की जमात है, उसके साथ ये रवैया है। दूसरी तरफ दूसरी जमातों को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और हमें सुबह बदर कर रहे हैं। लेकिन मैं गिलगित की आवाम से एक ही अपील करता हूँ, मैं सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरे वर्कर के घर के ऊपर चापे पड़े और इलेक्शन का माहौल है और डिस्टर्बेंस बने। राना साहब, ये चलें ठीक है, आपको तो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये विजुअल्स पूरी दुनिया में जा रहे हैं। तो पाकिस्तान ने जो डिप्लोमेटिक लेवल पे इतनी माइलेज हासिल की है, तो ये जो हमारे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इससे आप नहीं समझते कि वो अंडरमाइन हो रही है? नहीं, देखें, पॉलिटिकल यानी इंस्टेबिलिटी जो है, तो स्टेबिलिटी जो है वो अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द रूल्स, अंडर द लॉ ही आनी है ना। अभी आमर डोगर साहब ये फरमा रहे थे कि हम ना जंगजू हैं, ना हम दहशतगर्द हैं। तो फिर ठीक है, आमर डोगर साहब दुरुस्त फरमा रहे होंगे, लेकिन इस्लामाबाद पे जो 24 से लेके 26 नवंबर तक जो चढ़ाई की गई थी, वो फिर क्या थी? क्या वो लोग जो यानी 25 करोड़ के मुल्क में 10-12 हज़ार बंदा जो है वो मुसल्ला हो के कैपिटल के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करने के लिए दौड़ पड़े या चढ़ दौड़े वो, तो क्या ये दहशतगर्दी नहीं है? क्या ये आइन और कानून को जो है वो तोड़ने वाली या उसके ऊपर कब्ज़ा करने वाली बात नहीं है? अगर इनकी यही सोच है, जो आमर डोगर साहब की सोच है, वो PTI की सोच नहीं है। अच्छा, अगर उनकी ये सोच होती तो फिर वो जब 24 और 25 नवंबर की रात उनको ये रिक्वेस्ट की गई थी कि जनाब आप संगजानी जो है वो जाके बैठ जाएं, हम वहाँ पे आपके साथ बैठ के जो भी आपके इश्यूज़ हैं उनके ऊपर आपके साथ हम मीनिंगफुल डायलॉग करेंगे। उन्होंने कहा नो, हमने तो जाना है अपना डी चौक और हमने जो है वो रेड एरिया में जो है वो हमने दाखिल होना है। तो मामला ये है कि नहीं, लेकिन फिर आपने कुछ लोगों को डयाला जेल भेजा, गौर साहब गए, कुछ मामला कुछ तय भी तो होने वाले थे। देखिए, वो फिर अब ऐसी बातें हैं कि जो अब ऑन एयर होंगी तो फिर उससे जो है वो थोड़ी सी तो बता देना। हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था ना, वो गौर साहब गए थे ना, गए थे, उनकी डयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात हो गई थी और ब्रेक थ्रू होने वाला था। ब्रेक थ्रू हो गया था। हाँ,
हाँ, फिर क्या लेकिन हुआ? उसके बाद फिर पीछे हट गए। कौन पीछे हट गया? ये अपना पीटीआई के लोग, ये फिर पीछे हट गए। इनको दरअसल ये वहम हो गया कि हम अगर डी चौक तक पहुंच जाएंगे तो ये पूरा सिस्टम जो है ना ये उलट पुलट हो जाएगा। ये इनको पता नहीं ये कैसे इन्होंने सोचा, या अब ये कैसे सोच रहे हैं इस बात को। अब ये देखें, जो मुलाकातों की बात कर रहे हैं कि हम 2 साल करते रहे हैं या 2.5 साल करते रहे हैं, ये मुलाकातें करते रहे हैं, उसके साथ साथ पूरी एविडेंस जो है वो कलेक्ट होती रही है। उन्हीं मुलाकातों के ज़रिए से जनाब जो है वो ट्वीट चलता रहा है, फेसबुक चलती रही है, अमेरिका में लॉबीज़ जो है वो उनको डायरेक्शन दी जाती रही हैं, वहाँ पे जो है वो इश्तिहार जो है वो अखबारात में छपाए जाते रहे हैं। और मुसलसल गवर्नमेंट को छोड़े, गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें ये 10 बार भी गालियाँ निकालें तो हम उसको जो है वो उस अंदाज में नहीं लेते। लेकिन एक अदारे को, जो अदारा इस मुल्क के लिए जो है वो जानों की कुर्बानी दे, आप उसे गालियाँ दें, उसकी वर्दी को गालियाँ दें, उसके सरबरा के यानी ऊपर जो जिसके इशारे पे वो पूरे अदारा जो है वो सेक्रीफाइस की एक दास्तान मुरतब कर रहा है इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, उसको आप गालियाँ दें। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको बार बार कहा गया कि आप इन चीज़ों से पीछे हटें और ये ना करें। जब फिर आप इस चीज़ के ऊपर बज़िद हुए तो उसके बाद फिर कानून के मुताबिक इसलिए जो आपने है वो कहा कि आमिर डोगर साहब की जो ओपिनियन है वो पीटीआई की ओपिनियन नहीं है, तो इसलिए ये यानी ये बज़िद रहे और उसके बाद जो है वो फिर कानून ने अपना रास्ता लिया। तो अब जो है अब ये वहाँ पे जीबी में जब अपना मीर साहब इलेक्शन में ही नहीं है तो ये खामखा वहाँ पे जाके क्यों टकरे मार रहे हैं। अब आपको समझ तो आ गई है कि जीबी में क्या होने वाला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुश आमदेद। वक्फे से पहले एक छोटी सी वजाहत कर दूं कि आपने जो बात की है कि ये आपको समझ आ गई हो कि जीबी में क्या होने वाला है। जीबी में आप बार बार कह रहे हैं ना कि पीटीआई इलेक्शन में ही नहीं है। सुन लें, नहीं इलेक्शन में नहीं है ये आमिर डोगर साहब से पूछ लें। जीबी में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जो सियासी जमातें इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं, उनके दरमियान फ्री फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन होगा, यानी कि माइनस पीटीआई इलेक्शन। तो पीटीआई तो है ही नहीं वहाँ पे, पीटीआई नहीं है वहाँ पे। अच्छा चलें, अब जीबी को छोड़ दें। पीटीआई इज आउट ऑफ सिस्टम। यही तो मुझे समझ आ गई ना, और लोगों को भी समझ आ गई नहीं है। तो नहीं तो नहीं तो अब बताएं मुझे कि इनका कोई पीटीआई को कैंडिडेट है वहाँ पे। वो सबको पता है कि इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को सिंबल ही नहीं दिया वहाँ पे। लेकिन अब जरा छोड़ दें, गिलगित बल्तिस्तान को छोड़ दें जी, आज़ाद कश्मीर में आ जाएं, वो बिल्कुल करीब ही है गिलगित बल्तिस्तान। वहाँ पे एक को पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है जिसके साथ पिछले साल फेडरल गवर्नमेंट ने और आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ने मिलकर मुज़ाकरात के ज़रिए एक मुआहदे पर दस्तखत किए और सब ने वादे किए कि जनाब हम इस मुआहदे पर अमल दरामद करेंगे। अब वो जो एक्शन कमेटी है वो कहती है जी अभी तक हमारे साथ वो जो मुआहदा है उसमें किए गए वादों पे अमल दरामद नहीं हुआ। तो वो क्या कहते हैं जी, शौकत साहब जो हैं उनके सरबराह, वो क्या कह रहे हैं, जरा सुनवाएं। हम अपने मौक़िफ़ पे कायम है कि इन 12 सीटों का वजूद किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। हम किसी की ख्वाहिशात पे ये 12 सीटें नहीं रख सकते। हमने साबित किया आईने पाकिस्तान एक्ट 74 यूएन रेजोल्यूशन के अंदर किसी भी जगह पे इन 12 सीटों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर 9 जून को किस तरह देख रहे हैं? इस दफा का क्राउड पहले से बहुत ज्यादा होगा और इस क्राउड को कोई भी जो आपको आला पे दीरकोट कोई नहीं रोकेगा। अच्छा जी, अब ये आपको पीटीआई की तरफ से धमकी नहीं दी जा रही कि इस दफ़ा 9 जून को वो कह रहे हैं जी कि कोहाला पे या धीरकोट की तरफ से कोई नहीं इनको रोक सकेगा। तो राना सनाउल्लाह साहब पीटीआई तो नहीं आप इसमें देखें, बात ये है कि अक्टूबर में ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है इनके साथ मुज़ाकरात हुए। उन मुज़ाकरात में पीएमएलएन की तरफ से भी हम लोग मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के लोग हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने वहाँ पे 38 मुतालबात सामने रखे। उन 38 में से तकरीबन 36-37 मुतालबात ये थे, फ़लाँ सड़क बना दें, फ़लाँ हॉस्पिटल में जो है वो कमरे बना दें, MRI जो है वो मशीन्स दे दें, फ़लाँ जगह पे डायलिसिस मशीनें दे दें, कंपनसेशन दे दें, और इसमें जो है वो फ़लाँ जगह पे जो है वो स्कूल नहीं है, यूनिवर्सिटी नहीं है। उन तमाम मुतालबात के ऊपर
36-37 मुतालबात के ऊपर सिर्फ एक नहीं, इन्होंने कहा कि 177 FIRs हैं, उनको वापस लें। 177 FIRs वापस हुई। इन्होंने कहा कि जो लोग हलाक हुए हैं उन लोगों को जो है वो कंपनसेशन दे, सबको कंपनसेशन दी गई। ये आपका दावा है, वो नहीं मानते? ना, मानते हैं। नहीं, ये शौकत साहब नहीं मानते। नहीं, वो गलत कह रहे हैं, ये रिकॉर्ड से साबित है। अच्छा, उसके बाद एक इनका मुतालबा था कि ये 12 जो सीटें हैं महाजरीन की, इनमें जो है वो इलेक्टोरल डिफ़िकल्टीज़ हैं, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है। जी, हमने इनको कहा कि देखें, महाजरीन की वजह से जो है वो तहरीक आज़ादी जम्मू कश्मीर जो है वो चल रही है और महाजरीन का खून इसमें शामिल है। सबसे बड़ा जो शहीद और मुजाहिद है वो मकबूल भट्ट है, वो एक महाजर था और उसकी फैमिली भी यहाँ इधर पेशावर में आके वो जो है वो आबाद हुए थे। उसके बाद फिर वो जिसको पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों ने कभी मुजफ्फराबाद के किले में टॉर्चर किया, कभी लाहौर के शाही किले में टॉर्चर किया, लेकिन ये भी आपको याद रखना चाहिए। ये भी बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन कश्मीर के शुहदा सारे ही, जिनकी तादाद जो है वो लाखों से ऊपर है, वो सारे ही जो है वो काबिल एहतराम है और उनमें मकबूल भट्ट जो है वो सरे फहरिस्त है। बिल्कुल सही। तो हमने कहा कि ये जो महाजर हैं, इनका जो वोट का हक है, जो इनका हक के रायदही है, इसको या तो असम्बली जो है वो इसके ऊपर कोई फ़ैसला कर सकती है, या फिर आप ऐसा करें कि एक कमेटी बनाते हैं, उसमें 2 लोग आपकी तरफ से हों, 2 लोग जो है वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हों, 2 लोग जो हैं वो आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट की तरफ से हों और ये सारे कानूनदान हों। ये आइनी और कानूनी तौर पे इसका जायज़ा लेके कोई फ़ैसला करें। उन तमाम मुतालबात के ऊपर अमल हुआ। अब जब इनके साथ हमारी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है, एक मुतालबे को हमने इनके साथ बैठ के डिस्कस किया और इनको बताया कि इसके ऊपर ये अमल हुआ है। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म साथ बैठे थे। अब उसके बाद आ गया ये फ़ैसला, उस कमेटी में ये बैठे ही नहीं, उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब उस दिन ये जो एक्शन कमेटी के लोग थे, हमने इनके सामने इनको सबमिट किया कि देखें, इलेक्शन होने जा रहा है, इलेक्शन को ना रोकें, इलेक्शन होने दें। जो मुंतखब नुमाइंदे, जो असम्बली लेजिस्लेटिव बनेगी, उसमें जो है वो इसके मतलब जो है वो फ़ैसला कर लेगी। तो आप जो है वो इस धमकी को या इस लॉन्ग मार्च को जो है वो आप मौखर कर दें, आप इलेक्शन में हिस्सा लें और इसी जो है वो नारे के ऊपर, इसी मुतालबे के ऊपर आप जो है वो जीत के आ जाएं। इन्होंने कहा जी नहीं। फिर उसके बाद इनको ये तजवीज़ दी गई कि इसके ऊपर रेफरेंडम करवा लेते हैं, रेफरेंडम की प्रोविजन रख लेते हैं कि इलेक्शन के बाद इसके ऊपर रेफरेंडम हो जाए। उन्होंने कहा जी नो। उसके बाद फिर इनको कहा कि चलें ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं, उसमें भी नो। तमाम ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बैठे और सारी क़यादत जो है वो बैठ के फ़ैसला कर ले। ये ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस कल हुई है। पूरी जो आज़ाद कश्मीर, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो क़यादत है वहाँ पे बैठी है और उन्होंने बैठ के यही फ़ैसला किया है कि इसका फ़ैसला जो है वो असम्बली कर सकती है। आज असम्बली का इजलास था, उन्होंने भी यही रेजोल्यूशन पेश किया है कि इसमें अगर कोई इंतखाबी मुश्किलात हैं तो उसको असम्बली जो है वो दूर कर सकती है। अब आप मुझे बताएं। अच्छा, उसके बाद फिर हमने कहा कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस जो है वो भेज देते हैं सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट से जो है वो फुल बेंच से फ़ैसला लेते हैं कि इसकी आइनी और कानूनी पोजीशन क्या है। आप मुझे बताएं कि इसके बावजूद अगर कोई धड़ा, अगर कोई जथा जो है वो ये कहे कि नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है वो ख़त्म, कोई कानूनी कोई चले, अब आपकी बात समझ आई। अब आखिर में तो फिर ये तरीक़ाकार जो है वो ठीक इसके सामने तो फिर स्टेट को आपने मकबूल भट्ट साहब का जिक्र किया, ठीक है, और मैंने शायद पहली दफ़ा किसी फेडरल मिनिस्टर के या एडवाइज़र के की ज़ुबान से उनका नाम सुना है और आपने बड़े अच्छा हवाला दिया उनका। जी बिल्कुल। तो मकबूल भट्ट साहब की किताब है एक शऊर फ़रदा जी, और इंडिया के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं। उस पर पाबंदी लगी हुई है। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत के दौर में 1991 से में पाबंदी लगी थी, आज तक पाबंदी है। वो पाबंदी तो ख़त्म करवा दें। जी बहरहाल मैं इस मामले से इससे पहले बिल्कुल आगाह नहीं हूँ। मैं इसका ज़रूर, ये कोई एक्शन कमेटी ने मुतालबा नहीं करना आपसे, मैं इसका ज़रूर जायज़ा लूँगा। हाँ। और अगर ये बात दुरुस्त है तो
वो वाकई एक बहुत नामवर मुजाहिद था जिसको इंडिया ने फांसी दी, और बहुत, और उसकी डेड बॉडी भी अभी तक तिहाड़ जेल में दफन है, डेड बॉडी भी वापस नहीं की। उसकी कुर्बानी की कोई मिसाल नहीं है। तो उसकी अगर किताब पर पाकिस्तान में पाबंदी है तो सोचने की बात है ना, क्यों पाबंदी है। बहुत बहुत ये शुक्रिया। मेरा ख्याल है पाबंदी जिस वक्त लगी होगी उस वक्त की बात होगी, बाद में ये मामला किसी ने उठाया नहीं, आपने ये बात की है तो इसका ज़रूर जायज़ा चले, लिया बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। आमिर डोगर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।